इस चक्कर में जो एक इन्वेस्टर है वो ये कहता है कि भाई मैं, एक होता है ना क्विक मनी कैसे लें, एक ये होता है कि भाई क्विक मनी लें या स्टेबल मनी लें, पहले मुझे ये तो पता चले कि पैसा बनेगा कहाँ पे, मुझे एवेन्यूज ही नहीं पता होंगे। कहते हैं ना कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो इज टू नो व्हाट यू नीड टू नो। देखिए, क्विक मनी जो है वो कभी कभी इवेपोरेट भी उतना ही क्विकली हो जाता है। इंडियन कैपिटल मार्केट या इवन वर्ल्ड मार्केट जो है एक सस्टेनेबल बुल रन पे है। सो एसएमई मार्केट के तो मैं सब फ्रेंड्स को कह सकता हूँ, तो अगर आपको एसएमई मार्केट्स में देखना है कि कौन ठाकुर जी रहे हैं, तो मिस्टर अजय ठाकुर ही यहाँ के ठाकुर जी रहे हैं। मैं सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स हैं जो इस सेशन को देखेंगे उनको मैं पहले ये बता देता हूँ कि जो भी अपने आप को इन्वेस्टर्स कहते हैं, चाहे वो 10 लाख का पोर्टफोलियो लेके हो या 1 करोड़ का लेके हो, अगर आप लोगों की जिंदगी में एक जो बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट जिन्होंने किया है, उनमें से एक लीडिंग पर्सनैलिटी आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है मिस्टर अजय ठाकुर जी। ये बीएससी एसएमई के हेड रह चुके हैं और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है एक्सचेंज की, जिसकी वजह से आप एसएमई लिस्टिंग्स देखते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इनने जो अचीवमेंट्स लाइफ में की और इनका जो अचीवमेंट का जो इम्पैक्ट हम सब की जिंदगी में है वो बहुत बड़ा है। तो इस सेशन में ना ही केवल आप इनके बारे में समझेंगे, इनके जो ऑब्जेक्टिव और विजन था जिस कारण से ये चीजें इंप्लीमेंट हुई और जिस कारण से आप पैसा बना पा रहे हैं, आज आप वो समझेंगे। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि भारत में इन्वेस्टमेंट में रिटर्न करने के लिए आपको किधर देखना चाहिए, एसएमईज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ना ही केवल ये, हर कोई जब से हम कहते हैं कि आपका स्टार्टअप्स आए हैं, तो हर कोई स्टार्टअप में शार्क टैंक देखता है और हर कोई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। आप लोगों में से काफियों को नहीं पता होगा, इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान इसमें भी किया है, जहां पे आप एक ऑल्टरनेटिव रूट के थ्रू भी स्टार्टअप्स के अंदर एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उन्होंने उसमें भी अपना काफी योगदान दिया। अगर मैं आपको अजय ठाकुर जी के बारे में बताऊं तो इनका टोटल एक्सपीरियंस अभी आप पकड़ लीजिए 30-35 साल के आसपास का है। इन्होंने 1996 में नियरली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कार्य शुरू किया था और इन्होंने एक बहुत ही डिफाइनिंग रोल प्ले किया 2012 में, जब बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म लाया। आजकल जब आप कोई भी साइट पे जाते हैं, आईपीओ की लिस्टिंग देखते हैं, आप दो टैब्स देखते हैं। आप देखते हैं कि यस, मेनलाइन आईपीओ और एसएमई आईपीओ। सो जो एसएमई आईपीओ के उस प्रोसेस को, स्ट्रक्चर को, लिस्टिंग को, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन का जो इंप्लीमेंटेशन था वो ठाकुर जी ने ही किया है। तो ये आ जाता है 2012। बट स्टोरी यहां खत्म नहीं। इन्होंने 2018 में दिसंबर के आसपास स्टार्टअप प्लेटफॉर्म किया था और उसके थ्रू जो स्टार्टअप्स होते हैं उन्होंने भी पैसा मार्केट से रेज करने के लिए उन्होंने उनको फैसिलिटी प्रोवाइड, और इस ओवर द पीरियड इन टाइम इन्वेस्टर्स ने ट्रिमेंडस पैसा किया है रेज। अगर मैं सर की आपको अचीवमेंट्स के बारे में बताऊं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या इंपैक्ट हुआ है, तो ये देखिए एसएमई प्लेटफॉर्म पे ही 500 से ज्यादा कंपनीज लिस्ट हो चुकी हैं और 150-200 से ज्यादा अभी पाइपलाइन में है। 6,500 करोड़ से ज्यादा का पैसा रेज हो चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आप ये पकड़िए 1.5 लाख करोड़ के ऊपर है। अब अगर आप इसको बीएससी के साथ तुलना करते हैं, हम कह सकते हैं कि ठीक है ये 0.15% है बीएससी का, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन विद इन दैट एक इकोसिस्टम में अगर हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी में जो पैसे का फ्लो होता है वो ही निर्धारित करता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कैसे हो। पैसा शुड बी एबल टू फ्लो फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस टू कंपनीज, ताकि कंपनीज अपने आप को ग्रो कर सके और वो पैसा निवेशकों को दे सके। इनका इंपैक्ट, ठाकुर जी ने जो काम किया है उसका इंपैक्ट ये हुआ है कि 17 सेक्टर हो, 19 स्टेट्स हो, उसके ऊपर इनकी वाइड रीच है। तो कहा जाए एक तरीके से पूर्णतः डेमोक्रेटिक रूप से इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, इंप्लीमेंट किया और उसके ऊपर पूरी इकोनॉमी पे इंपैक्ट अच्छा रहा। इन्होंने मार्केट डेवलपमेंट किया है। इन्होंने अभी तक नियरली 2.5 से 3 हजार सेमिनार्स किए हैं, 500,000 के आसपास के वेबिनार्स किए हैं, 35,000 से ज्यादा एसएमईज के साथ और 250 के स्टार्टअप्स के साथ ये एंगेज रहे हैं। इनको आईओएससीओ की तरफ से मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव जो हम कहते हैं, जो बीएससी का एसएमई प्लेटफॉर्म है, उसको अवार्ड मिला गया है। और बाकी अगर हम कहें, इनको एसकेओसीएच अचीवर्स अवार्ड मिला है जो एसएमई एक्सचेंज में 2015-16 के आसपास है। यहां से मैं ठाकुर जी को ये कहूंगा, एक ऐसी डेवलपमेंट उनकी पर्सनल लेवल पे है कि इन्होंने जो राइटिंग है, किताब जो लिखी है, उसके बारे में ये कुछ कहें और एसएमई के बारे में ये क्या सोचते हैं यहां से। तो सर मैं ज्यादा टाइम ये नहीं लूंगा इसमें। अब मैं ये चाहूंगा कि कहते हैं ना, लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्स माउथ। तो प्लीज सर, ऑफ टू यू। अब आप सबसे पहले बताइए पर्सनल लाइफ में आपके क्या चल रहा है अभी, और नेक्स्ट एंड में अब आप क्या देख रहे हैं आगे। देखिए, 2024 में ही जून में मैंने बीएससी छोड़ दिया था और अभी पर्सनल लेवल पे एक फंड है, उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ करके ज्वाइन किया। इसके अलावा अगर कोई कुछ समझना चाहते हैं एसएमई इकोसिस्टम के बारे में, या लिस्टिंग कैसे करना है, क्या करना है, उसके ऊपर गाइडेंस चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए, तो एज यूजुअल मैं उनको करते रहता हूँ। इसके साथ साथ इस मार्केट में फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए और एसएमई प्लेटफॉर्म की बेनिफिट्स के लिए कि एसएमईज को क्या बेनिफिट्स मिल सकता है लिस्टिंग के बारे में,
उसके लिए मैं अवेयरनेस जागरूकता जो है वो देश में जगह जगह पे जा करके वो जागरूकता बढ़ाते रहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी तो जैसे आपने बताया बीएससी में 500 से ज्यादा एसएमई लिस्ट हुई है, लेकिन अगर पूरा एसएमई इकोसिस्टम की बात करें जो हमने शुरू किया था, बीएससी ने शुरू किया था 2012 में, 2011 में पहली एसएमई प्लेटफॉर्म बनी थी, लेकिन आज के दिन में दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस बीएससी हो या एनएससी हो, वो शुरुआत जहां से भी और बढ़ी, तो उसके बाद दोनों स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर इस एसएमई प्लेटफॉर्म के लिए काम करना शुरू किया, और उसके चलते करीब करीब आज के दिन में 1150 एसएमई जो है एसएमई प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट हो चुकी है। करीब करीब इन्होंने 20,000 करोड़ रुपया मार्केट से उठाया है, और आज जो है पूरे दोनों मतलब 1100 1150 जो कंपनियां हैं उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 4.25 लाख करोड़ रुपए बहुत है। बढ़िया सर। तो ये बहुत बड़ी इकोसिस्टम बन के उभरी है। जब हमने शुरुआत की थी एसएमई प्लेटफॉर्म की, तो उस समय की जो सिचुएशन थी वो तो इतनी उत्साहवर्धक नहीं थी, बहुत निराशाजनक थी, किसी को ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि ये एसएमई प्लेटफॉर्म जो है बड़ी बन सकती है। सबके मन में जो था एक संशय था, कोई भी व्यक्ति इससे जुड़ना नहीं चाहता था, और उसके चलते हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। काफी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और काफी संशय था हाँ, उस टाइम। एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और वो मैंने बुक में भी लिखा है, मैंने विजन टू विक्ट्री जो बुक लिखी है कि किस तरह हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा। ना हमारे पास मर्चेंट बैंकर्स थे, ना इन्वेस्टर्स थे, ना कंपनीज थी। हम स्टॉक एक्सचेंज में रहने के चलते हम खुद तो आईपीओ ला नहीं सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें सबसे मिलकर, और साथ में एक हमारा पुराना एक बैगेज था, ओटीसीआई की फेल्योर हो चुकी थी, तो उस इन सब के चलते कोई भी व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं था कि एसएमई प्लेटफॉर्म टेक ऑफ भी कर सकती है, आगे भी बढ़ सकती। काफी दिक्कत करना पड़ा, सारे लोग मिलके काफी मेहनत की। देश में हर जगह हम लोगों ने जो है जगह जगह जा करके हम इंटरप्रेन्योर जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रेन्योर्स थे उनसे मिले। उनके भी मन में काफी डर रहता था, काफी मतलब हम इतने बड़े जगह पे जाएं या नहीं जाएं। तो एक एक करके व्यक्ति को लाना, इसके साथ जोड़ना, ये अपने आप में कहते हैं भगीरथी प्रयास था। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन अंततोगत्वा जो है ये सेमी प्लेटफॉर्म जो है काफी ज्यादा आज के दिन में कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रही। हाँ, एक दो इधर उधर चीजें हुई हैं, वो तो हर जगह पे होती है। हम ये कहते हैं जो प्रमोटर्स हैं वो क्लियर कट माइंड के साथ आए कि उन्हें अपनी कंपनी को बड़ा बनाना है। इन्वेस्टर्स को हम हर हमेशा कहते हैं कि आप प्रॉपर रिसर्च करके ही किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इंटरमीडियरीज को हम ये हर हमेशा सजेस्ट करते हैं कि वो पूरी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ, पूरे कंप्लायंसेस के साथ कंपनियों को फाइल करें, प्रॉस्पेक्टस फाइल करें, क्योंकि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वही एक इकोसिस्टम को बड़ा बना सकता है। तो हम जब तक ट्रस्ट नहीं क्रिएट करेंगे मार्केट में, तब तक कोई भी इकोसिस्टम बड़ा नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। और सर जो हम आज जब हम इसी चीज को एक नैरेटिव, जो अगर हम आज के इस पॉडकास्ट का जो नैरेटिव रख रहे हैं वो यही रख रहे हैं कि आज में आप देख, अगर मैं आपको सिंपल एक चीज कह दूं, से दिल्ली गुड़गांव, आज सुबह की न्यूज आई है, गुड़गांव में जो फ्लैट बिका है डीएलएफ कमेलियाज 190 करोड़ का बिका है, तो 1,50,000 करोड़। अगर एक नॉर्मल हम मध्यम वर्ग के आदमी के लिए आते हैं और वो कहता है कि भाई मुझे द्वारका में घर लेना है, और जो घर 1.5 करोड़ के थे वो नियरली आप पकड़ लो 2 करोड़ का भी अगर कोई घर होता है तो आप पकड़ लीजिए आजकल वो 20% से अप्रिशिएट हुआ, मतलब 40 लाख सीधा बढ़ गया। अगर 1 करोड़ का है तो समझ लीजिए 20 लाख बढ़ गया। मतलब अगर कोई घर आप 1 साल पहले 1 करोड़ का ले रहे थे, आज आपको उसी घर के लिए 1 करोड़ 40 लाख देना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, अब इस चक्कर में जो एक इन्वेस्टर है वो ये कहता है कि भाई मैं, एक होता है ना क्विक मनी कैसे लें, एक ये होता है कि भाई क्विक मनी लें या स्टेबल मनी लें, पहले मुझे ये तो पता चले कि पैसा बनेगा कहां पे। मुझे एवेन्यूज ही नहीं पता होंगे, कहते हैं ना कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो इज टू नो व्हाट यू नीड टू नो। तो अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें क्या पता होना चाहिए, अगर मुझे डेस्टिनेशन ही नहीं पता है तो सड़क का चुनाव मैं कैसे करूंगा, मैं प्लेन से जाऊंगा, गाड़ी से जाऊंगा, क्या जाऊंगा। सो देयरफॉर इन सब एवेन्यूज के हिसाब से अपने फाइनेंशियल गोल को पहुंचने के लिए एक बहुत बढ़िया जरिया एसएमई है। जैसे आपने कहा है कि इन्वेस्टर रिसर्च करके जाए, अपने फाइनेंशियल प्लान, रिस्क एपिटाइट उसकी तरफ जाए। इन सब चीजों के मद्देनजर अगर हम इस आज के पॉडकास्ट की बात करें कि ऐसा कौन सा की नैरेटिव है जो आज के दिन में इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट या अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड ऐसा कौन सा नैरेटिव का ध्यान रखना चाहिए जहां हम इक्विटी इन्वेस्टिंग की बात करें। देखिए, आपने 2 वर्ड का यहाँ पे यूज किया है, आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, एक है क्विक मनी, एक स्टेबल मनी। देखिए, क्विक मनी जो है वो कभी कभी इवेपोरेट भी उतना ही क्विकली हो जाता है, ठीक है। और स्टेबल मनी जो होता है ना, वो आपको स्टेबिलिटी, नाम ही है स्टेबल मनी, तो वो आपको स्टेबिलिटी
देता है। क्विक मनी क्षणभंगुर होता है, वो आपको आज दिखता है, कल वो नहीं भी दिख सकता है, और कब कितनी बार जो है वो इल्यूजन क्रिएट करता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम एक सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम कंपनी की प्रॉपर स्टडी करें, प्रॉपर रिसर्च करें, हियरसे पे नहीं जाए। किसी ने कुछ कह दिया कि भाई ये कंपनी ले लो तो आप ले लो, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई जो व्यक्ति है सजेस्ट भी करता है तो आप उस कंपनी की प्रॉपर रिसर्च कीजिए, उसकी बैलेंस शीट देखिए, उसकी सेक्टर देखिए, सनराइज सेक्टर है या नहीं है, और फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए आज क्या हुआ है, 2020 के बाद, कोरोना काल के बाद इंडियन कैपिटल मार्केट या इवन वर्ल्ड मार्केट जो है एक सस्टेनेबल बुल रन पे है, जो है जहां पे हम तेजी देख रहे हैं, और साथ में कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत हो रहा है, लिक्विडिटी भी काफी हो रही है। आपने देखा कि चारों ओर जो है आज के दिन में हर जगह कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन चल रहा है, बहुत सारे जगह पे वार जैसी एटमॉस्फेयर है, सिचुएशन इतना कंड्यूसिव नहीं है, बट लिक्विडिटी मार्केट में है, इंडियन स्टोरी बिक रहा है और इंडियन कंपनीज आगे बढ़, इसके लिए इन्वेस्टमेंट का माहौल जो है इंडिया में काफी अच्छा है। स्पेशली हमने लास्ट 2 साल में जो देखा वो हमने देखा स्मॉल और मिड कैप कंपनियों में काफी तेजी रही और वहां पे इन्वेस्टर्स का रिटर्न काफी अच्छा आया है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमने देखा, होम अप्लायंसेस में, एफएमसीजी में, इन सारी सेक्टर्स में हमने रिटर्न्स अच्छे आते हुए देखे। यहाँ जो है इंडियन मिडिल क्लास जो है उनकी इनकम बढ़ी है, उनकी इनकम बढ़ी है तो उनका डिमांड हुआ है। जैसे आपने आज घर की बात की, घर की प्राइस बढ़ी है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो है उसमें कहीं ना कहीं मिसमैच है, या परचेजिंग पावर पब्लिक की काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो इसके चलते जो है हर सेक्टर है अच्छा कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अनलेस अनटिल आप इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिला है, इसीलिए आज के दिन में जो आप रियल एस्टेट की प्राइसेस बोल रहे हैं वो भी बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है और वही दर्शाता है इंडियन ग्रोथ स्टोरी। और कैपिटल मार्केट कुछ नहीं होता है, वो इंडियन ग्रोथ स्टोरी जो भी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है उसको कैप्चर कर। तो आज इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब बनने के लिए अग्रसर है, ऑलरेडी हम 4th या 5th स्थान पे चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी उसकी रिफ्लेक्शन आप कैपिटल मार्केट में देखेंगे, इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा कैपिटल मार्केट से जुड़ेंगे और रिटर्न बढ़ती जाए। लेकिन हर हमेशा मेरा सजेशन रहेगा और मैं हर हमेशा एडवाइस करते रहूंगा, आप क्विक मनी पे मत ध्यान दें, आप स्टेबल मनी पे ध्यान दें, कंपनी की प्रॉपर रिसर्च करें। अगर आपके पास इतनी इंटेलिजेंस है या आप इतना कैपिटल मार्केट को समझते हैं कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें। और अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी ढंग से नहीं मिल रहा है तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड का, बहुत बढ़िया सर। लेकिन कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करें, ओवर लिवरेज नहीं करें, डेरिवेटिव्स में ओवर ट्रेडिंग ना करें अनलेस अनटिल आप डेरिवेटिव्स के पिटफॉल या उसकी जो है वर्चुअल्स को आप समझ पाए, तब तक आप उसमें भी ना घुसें। अगर इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो एक स्टेबल मनी विद गुड रिटर्न्स आपको ओवर द इयर्स ग्रेट। ये सर आपने ये वाली चीज तो बहुत बेहतर की है, लेकिन मैं आपको एक और एक चीज बताता हूँ, इसमें चैलेंजेस आजकल क्या आता है। ये वही आया था मुझे 2008, तो 2008 में मैंने अपना करियर शुरू किया था। एट द टाइम मैं तब एचडीएफसी बैंक में था और आप समझ लीजिए क्रैश जनवरी में ही होने वाला था, हो रहा था। एंड तब ऐसा होता था कि इन्वेस्टर बैंक में आता था तो बोलता था कि भाई इन्वेस्ट करना। मैंने कहा ठीक है, अब हम अभी बात शुरू नहीं की है तो पहला ओपनिंग स्टेटमेंट ये होता है, कहते देख रजत 15% तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ, तुम इसके ऊपर क्या दे रहे हो वो दो। एंड यू वोंट बिलीव आफ्टर दिस 15 odd years, 10, 15 odd, 20 odd years, आज के टाइम अगेन दैट इज द सेम थिंग कि भाई 20% मुझे म्यूचुअल फंड भी दे रहा है, 22% मुझे म्यूचुअल फंड भी दे रहा है। अब आयरनी ये है, जब हम जो आपने चीज कही है, जब ये हम चीज ये जानता हर कोई है, बट मुझे ये कैच ये लग रहा है आजकल जो इन्वेस्टर्स में विरोधाभास ये है कि एक्सपेक्टेशंस वो कैसे सेट करे। उसको एक्सपेक्टेशन है कि भाई मुझे 20+ मिले, 25+ मिले। क्योंकि जब राजस्थान में इलेक्शन थे तो वी वर हैविंग ए कन्वर्सेशन विद वन ऑफ द इन्वेस्टर्स, तो हम बात कर रहे थे, मैंने उनको बस एक लॉजिक बोला था, वोलेटिलिटी काफी थी पोर्टफोलियो, सपोज डेट इक्विटी अगर 50-50 है वो 75% हो गया, तो हम उनको एक चीज कहते थे कि रजत क्या कह रहे हो तुम। मैंने कहा देखो सीधी सी बात है, आपका इक्विटी पोर्टफोलियो सपोज 25% दे रहा है, 27% दे रहा है, ठीक है माना। लॉन्ग टर्म एवरेज कितना होगा आपका 15-18%। अगर आप वो लॉजिक भी लेके चलो, कम से कम साल में आप एक बार बैलेंस करके उसको वापस उसी रेशियो में ले आओ। नहीं तो अगर आप 25% पे जा रहे हो तो 2 साल के बाद तो आपका एवरेज रिटर्न वैसे ही 18% या 15% आ जाएगा। तो कम से कम अगर पिछले 2 साल में आपने 25-30% बनाया है तो देन टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि साल में एक बार रिबैलेंस करके फिर भी बराबर करो। चैलेंज ये आ रहा है, ये इन्वेस्टर का जो आजकल का एक्सपेक्टेशन है, कहते हैं ना कि मेरी वाइफ बड़ी डिमांडिंग है, तो जो डिमांडिंग इन्वेस्टर है उसके लिए कुछ है तो आप बताओ सर। देखिए रजत जी, इसमें क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक होता है बुक रिटर्न और एक होता है रियलाइज रिटर्न। बुक पे जो रिटर्न्स है, और हमने हर बार देखा है, देखिए मैंने
30 साल देखा है मार्केट, और बुल और बियर रन मैंने बहुत सारे देखे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब भी बुल रन खत्म होता है उसके बाद जो रियल इन्वेस्टर्स रिटर्न्स होते हैं ना, वो मेरे ख्याल से 99% इन्वेस्टर्स को हमने लूज करते देखा है, 1% इन्वेस्टर्स ही बना पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है अपने रिटर्न्स बुक पे ही देखते हैं, रियलाइज नहीं कर पाते। तो जब तक आप बुक रिटर्न देख करके देख रहे हो कि भाई हमको 25% चाहिए, 30% चाहिए, वो बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग डिफेंस स्टॉक्स में थे, PSUs में थे अभी इन्वेस्टेड, आपने देखा उसमें 40% हमने फॉल देखा। अब अगर आपने वो रिटर्न रियलाइज नहीं किया है तो आपकी रिटर्न वापस घट के 10%, 12%, या हो सकता है आपने हायर प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया हो, वहां से और 20% बढ़ी हो, लेकिन अगर वापस 20% रिटर्न नीचे आ गए तो आप नेट निगेटिव में हो। प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो जब तक कमाते हैं तो उनकी चीजें वही रह जाती है, जैसे जैसे लूज करने लग जाते हैं फिर वो इन्वेस्टर्स मार्केट से एग्जिट करते हैं, वो आपके पास नहीं आएंगे। एक नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स उसको रिप्लेस करके आपके सामने आ जाते हैं और फिर वो वही स्टोरी बोलना स्टार्ट करते हैं जो पहले वाला। सर नियरली ना चक्कर वही होता है। सोचो यहाँ दो पड़ोसी हैं, हम फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, दो पड़ोसी हैं, हमारा भी वेल्थ का बिजनेस है, सामने वाला का भी वेल्थ का बिजनेस है। अगर जो आपने बात कही है ना, बिल्कुल लॉजिक है। जो इन्वेस्टर यहाँ बना रहा था, पैसा बना रहा था, मार्केट डाउन आया, उसको लगा यार मैंने रिटर्न नहीं किया, वो निकल गया बाहर, गया कहाँ, पड़ोसी के पास। स्टार्ट सेम साइकिल। आप ये समझ लीजिए पुनर्जन्म नहीं होता है, फिर आप उसी रट में घूमते हैं। जो उनका इन्वेस्टर था, मार्केट डाउन हुआ नहीं हुआ, जो आपने कहा बुक प्रॉफिट रियलाइज नहीं किया, अगेन देन ही कम्स बैक टू अस। सो देन आपने सही बोली, एक्सपेक्टेशन अगर और इंसान बुक करे और अपने एक्सपेक्टेशन को रैशनल रखे कि जीडीपी ग्रोथ रेट किधर जा रहा है। नहीं, इसमें जो सबसे बड़ा हम प्रॉब्लम देखते हैं ना कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स जो है ना, देखिए ये मार्केट ना दो फैक्टर से रन करता है, ग्रीड एंड फियर। ठीक है, ग्रीड एंड फियर जो है हर हमेशा इन्वेस्टर्स को जो है डुबाता है। ठीक है, जब उसकी ग्रीड बढ़ती है तो इस तरह की बातें करता है, 25%, 30%, इवन समटाइम्स 40%, वो 2-3 स्टॉक में। और जब वो पैनिक करता है तो वो डिप्रेसिव मोड में चला जाता है और फिर वो इसी एक्सचेंज को गाली देने लग जाता है, इसी कैपिटल मार्केट को वो गाली देता है, अब्यूसिव हो जाता है और बोलता है मैं अपनी पूरी जनरेशन को मार्केट में आने नहीं दूंगा। मेरे ख्याल से जो हर हमेशा इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए वो अपने रिटर्न को कैप करना और रिटर्न को मोनेटाइज करना। आप कैसे कर सकते? देखिए, मार्केट और पैसा, ये जो फंड है, मनी जो होता है ना, वो इतनी आसानी से आप नहीं जनरेट कर सकते हो, उसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत लगती है। हम हर हमेशा कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। ठीक है, तो जब तक आप ये दोनों चीज का समन्वय नहीं करते हो, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करते हो, आप एक टेम्पोररी फेनोमेना में रहते हो जब आप काफी हाई रहते हो कि भाई हमारा रिटर्न इतना रहता है। लेकिन कभी भी अगर मार्केट नीचे जाती है, अब देखिए कितनी बार हम देखते हैं कि एक सेक्टर जो काफी दिनों तक पॉजिटिव था, अगर आपने उसमें रिटर्न नहीं लिया तो सेकंड बुल रन उस सेक्टर में आते आते कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं। ये हमने कितनी बार देखा है। तो इन्वेस्टर्स को हर हमेशा चाहिए कि वो कम से कम प्रॉफिट बुक करना सीखे, अपने रिटर्न को जो है कैप करना सीखे और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस जोन में ना जाए। देखिए, जब भी कोई इन्वेस्टर ज्यादा डिमांड कर रहा है, इसका मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंस जोन में जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस हर हमेशा घातक होता है, वो उसको अपने ग्रीड को कंट्रोल में रखना चाहिए। ग्रेट सर। तो सर अब जब हम इस पर्सपेक्टिव में इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आते हैं और जब ये इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, अब हमें ये तो पता है कि जैसे हमने सही कहा, जो भी कैपिटल मार्केट्स में चल रहा है वो इकोनॉमी को ही दर्शाता है। अब हम ये भी जानते हैं कि भारत सरकार ने पहले आत्मनिर्भर भारत लाया, PLI स्कीम्स लाई। अगर हमें एक मेन एक्शनेबल देखना है आपके पास, हालांकि इनमें से कोई भी स्टॉक्स जो भी इसमें हम बात करेंगे, कोई भी इसमें रिकमेंडेशंस नहीं है, बट अगर मैं केस स्टडी के तौर पे हम बात करें, अभी महीने 2-3 पहले न्यूज आई थी कि एप्पल के $7 बिलियन के आईफोन एक्सपोर्ट हुए। गूगल पिक्सल भी इंडिया में अब बनने का अप्रूवल आ गया है। सो उनमें से एक कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज है। वहीं पे टाटा ने अब पेट्रोनिक्स और 1-2 को एक्वायर किया है, तो वो ग्लोबल वैल्यू चेन सप्लाइंग में अब टाटा आ रही है। तो वो आईफोन भी इंडिया में बनाएगी, मगर बना के चिप की डिजाइन करती थी पहले, वो कंपोनेंट्स बेचती थी, अब पूरे का पूरा आईफोन असेंबल करेगी और साथ ही साथ वो उसको अपने क्रोमा स्टोर्स पे बेचेगा भी। तो वो एंड टू एंड प्लस ग्लोबली भी प्रेजेंट है। अब जब आत्मनिर्भर आया और PLI स्कीम्स आई, हम जानते थे कि उसमें ऑटोमोबाइल कंपनीज, EV कंपनीज बेनिफिट में थी, फिर मोबाइल कंपनीज आई, मोबाइल कंपनीज भी यहाँ पे फिर एस्टेब्लिश होगी। और अब आजकल कुछ बात आई थी कि भारत सरकार कर रही थी कि हम PLI स्कीम्स MSME सेगमेंट में भी लाएंगे, या वो ला रहे हैं, उसमें कार्यान्वित है। तो अगर हम आत्मनिर्भर भारत और PLI स्कीम्स को SME के परिवेश में देखें और इन्वेस्टमेंट आगे आने वाली
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखें तो आपका क्या कहना है इस पे, कहाँ हम देख सकते हैं इसको? देखिए, पीएलआई स्कीम जो है ना वो एसएमई सेक्टर के लिए भी है। सिंस 2020 ऑलरेडी 1.95 लाख करोड़ का ओके। आउटले था और उन्होंने इसमें ऑलरेडी 14 सेक्टर को इंक्लूड किया। अगर हम लास्ट इसका देखें, इसके जो सर्वे जी। रिपोर्ट आए हैं उसमें इन्होंने ऑलरेडी 176 एमएसएमई बेनिफिट कर चुकी है। ओके 176 ओके। ऑलमोस्ट 850 एमएसएमईज ने अप्लाई किया था, उसमें 176 को इसकी बेनिफिट मिली। ऑलमोस्ट 8 लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं और हमने एक्सपोर्ट पे भी इसका इम्पैक्ट देखा है। तो मेरे ख्याल से ये पीएलआई स्कीम जो है गवर्नमेंट की, ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है। 4 से 5% आप जितना इंक्रीमेंटल जंप इन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपको 4 to 6% का एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये पीएलआई स्कीम जो है धीरे धीरे हमको आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाने में काफी ज्यादा योगदान कर रहा है। साथ में इसमें हम एक चीज और देखेंगे कि कैश फ्लो जो कंपनीज की होती है, एसएमईज की स्पेशली कैश फ्लो हर हमेशा स्ट्रेस्ड रहती है। अगर जरा सा डिस्ट्रप्शन 2-3 महीने 4 महीने का डिस्ट्रप्शन आता है तो उनको जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मेरे ख्याल से ये पीएलआई स्कीम होने के चलते और साथ में जो गवर्नमेंट ने और सारे चीजें लाई हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन है, सीजीडी एमएसएमई स्कीम के अंदर 5 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें मिल के जो है ना एसएमई की ग्रोथ में काफी ज्यादा सहायक हो रही है। जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आज अगर आप देख लीजिए क्रूड के बाद सबसे ज्यादा हमारा जो फॉरेन करेंसी जाता है वो जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉरेन करेंसी हमारा बहुत बाहर जाता है। तो मेरे ख्याल से ये पीएलआई स्कीम के चलते और इसमें गवर्नमेंट का एक ज्यादा एक्सपोजर जो इन सारे सेक्टर्स को था, व्हाइट गुड्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, केमिकल्स हो गया, ये सारे सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट ने 14 डिफरेंट सेक्टर्स में दिया, उसका रीजन ये था कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो हो वो कम हो। इंपोर्ट डिपेंडेंसी अगर कम होगी तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो भी जो डिप्लीट हो रहा था वो डिप्लीट कम होगा। हमारे यहाँ पे ज्यादा रोजगार बनेगी और हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे। आप देखो इसका इम्पैक्ट हमने 2-4 लिस्टेड कंपनियों में भी देखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी में देखा था या और दूसरी कंपनियों में देखा। उसका रीजन ही ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चीजों में या स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया या टेक्नोलॉजी में, ये टेक्सटाइल सेक्टर में भी जो स्पेशलाइज्ड टेक्सटाइल्स होती है, वो सारे सेक्टर्स हो गए। उसमें हम काफी ज्यादा जो है आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं और इसके चलते गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम की जो सपोर्ट सिस्टम है वो इन एसएमई सेक्टर्स के ऊपर बनाना। बहुत बढ़िया। तो सर अब जब इन्वेस्टर देखता है, अब नॉर्मली पहले तो आप एक छोटा सा एक परिवेश दीजिए कि एसएमई में जब किसी को इन्वेस्ट करना होता है, एक होता है कि चलो हमने एज एन आईपीओ इन्वेस्ट कर दिया, और अगर हमने या किसी को नहीं कहते मैंने सेकेंडरी मार्केट में ले लिया, प्राइमरी मार्केट में आईपीओ लिस्टिंग में नहीं लिया बट मैं सेकेंडरी मार्केट में घुसता हूँ, तो ये कैसे डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बीएससी? एक अगर छोटे से 2-3 लाइनों में बता। देखिए, एसएमई आईपीओ में जो इन्वेस्टमेंट टिकट साइज है वो मिनिमम 1.20 लाख के आसपास हो। तो ये इसलिए रखा गया कि जो इन्वेस्टर, क्योंकि देखिए इक्विटी मार्केट एज सच रिस्की प्लेस है, कंपनी छोटी होती है तो रिस्क ज्यादा होता है। तो शुरू से ये धारणा थी कि हम ऐसे ही इन्वेस्टर्स के लिए ये इशू ओपन करें जिनको पता हो, जो अच्छे से प्रॉस्पेक्टस समझ सके, सेक्टर समझ सके, कंपनी समझ सके, उनकी जो है ग्रोथ स्टेज समझ सके और ज्यादा रिस्क ले सके। तो इसके लिए ये इन्वेस्टर्स की ये साइज, मिनिमम टिकट साइज रखी गई थी। इसके चलते लॉट कंसेप्ट बनाया गया था। तो डिफरेंट प्राइस में डिफरेंट लॉट साइज है। जो नॉर्मली इनकी जो वैल्यू होती है वो 1.20 लाख से 1.30 लाख के बीच की प्राइस होती है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज वो होती है प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में अगर प्राइसेस बढ़ गई तो उसी के साथ साथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज भी बढ़ जाती है। अगर प्राइस घट गई तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज भी घट जाता है। तो इस तरह से ये एसएमई प्लेटफॉर्म होता है। दूसरी एसएमई प्लेटफॉर्म मेन बोर्ड से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे मर्चेंट बैंकर्स के ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अंडरराइटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मार्केट मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें दोनों तरफ बाय सेल का कोट देना होता है। तो उस हिसाब से वो मर्चेंट बैंकर्स के लिए काफी रिस्की प्रोपोजिशन होता है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए मैं हमेशा उन इन्वेस्टर्स को ये कहता हूँ कि भाई ये आप एक चीज समझ के चलो, कैपिटल मार्केट रिस्की प्लेस है। एसएमई प्लेटफॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट करना और रिस्की होता है, क्योंकि ये छोटी कंपनी होती है, इसमें डिस्ट्रप्शंस के चांसेस मेन बोर्ड से ज्यादा होते हैं। इसलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर रिसर्च करके, समझ करके, उनकी ग्रोथ देख करके, उनकी पिछली 2-3 साल की हिस्ट्री क्या है, कैश फ्लो आप उनके देखें, कैश फ्लो पॉजिटिव है या निगेटिव है। बैलेंस शीट में आप खाली फर्स्ट पेज और सेकंड पेज देख के नहीं समझ सकते हो,
आप उसके कैश फ्लो में भी जाके देखो। दूसरी डेट इक्विटी रेशियो आप चेक करो, कहीं ओवर लिवरेज्ड कंपनीज तो नहीं है, ताकि इनकी जो है लोन जो है पेमेंट करने में ही इनकी प्रॉफिट काफी ज्यादा निकल जा रही है। तो ये सारी चीजें जब तक आप रिसर्च नहीं करें तब तक इन कंपनियों में आप इन्वेस्ट नहीं करें। हो सकता है रिटर्न आपको अच्छा मिले, क्योंकि कैपिटल मार्केट में ये नियम है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बट निगेटिव वे भी जा सकता है। तो ऑफ कोर्स अगर आप में वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो आप इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट। तो सर ये चीज मेरे को ना एक नेक्स्ट एक बड़े फॉलो अप क्वेश्चंस पे ले आती है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, एचएनआई इन्वेस्टर होते हैं, जो नॉर्मली आप समझ लो अनलिस्टेड शेयर्स में भी लगाते हैं, वेंचर कैपिटल में भी डाल दिया, और अब वो चाहते हैं कि भाई हम इसमें से, बिकॉज इट इज ट्रेडेबल सिक्योरिटीज, फॉर्मल इकोसिस्टम में है, तो अगर वो इसको एसएमईज को एक अपना एक एसेट क्लास के तौर पे या एक सेगमेंट के तौर पे एलोकेट करना चाहें पोर्टफोलियो पे, इक्विटी में सपोज हम कहते हैं, बाकी छोड़ो, हम कहते हैं इक्विटी पोर्टफोलियो में, सो इक्विटी पोर्टफोलियो में स्प्लिट क्या रखना चाहिए आइडियली बिटवीन मेन लाइन इक्विटी एंड एसएमई? देखिए फोकस किधर है। अगर उनका फोकस एसएमईज है तो अब वो ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द फंड वो एसएमई में ही डालेंगे, क्योंकि देखिए एसएमई मतलब अगर स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आप नहीं कर सकते, इससे टाइनी कंपनी, ओके, मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म में ये टाइनी मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसमें नॉर्मली अभी हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा म्यूचुअल फंड्स के पास इस तरह के फंड नहीं है, इसलिए वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी एआईएफ्स खुल गए हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो आज के दिन में इन एसएमई कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे एचएनआई जो हैं आज के दिन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन एसएमई कंपनियों में थ्रू एआईएफ। आप देख रहे होंगे कि इस समय जितनी भी एसएमई आईपीओ आते हैं उसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी काफी ज्यादा फुल होता है। क्यूआईबी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट क्यूआईबी रूट से हो रहा है। तो ये वैसे ही इन्वेस्टर्स हैं जो एआईएफ के रूट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा एचएनआई डायरेक्टली भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और रिटेल ब्रैकेट में जो रिटेल में भी हायर नेटवर्थ वाले लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर उनका फोकस जो है एसएमई एंड स्मॉल मिड कैप सेगमेंट में है तो एटलीस्ट 20-25% वो एलोकेट कर सकते हैं एसएमई कंपनियों की तरफ, बाकी वो एलोकेट करें अपना स्मॉल एंड मिड कैप पर। अगर उनका फोकस सिर्फ एसएमई है तो ऑफ कोर्स पूरा का पूरा फंड वो इधर ही अपना जो है चैनलाइज कर सकते, लेकिन उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई आपका जो है इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा ना हो, क्योंकि एसएमई में वो लिक्विडिटी नहीं है जो मेन। एग्जैक्टली, तो सर मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा था अब कि अब सपोज जब वो जाते हैं तो अगर हम इम्पैक्ट कॉस्ट की बात करें या लिक्विडिटी की बात करें, उनको एक आप जैसे होता है ना बिड आस्क स्प्रेड, एक सिंपल तरीके से एक बताइए आप इन्वेस्टर्स को कि से सपोज अगर आपने 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया डाल दिया और आपने सपोज किसी एक स्टॉक में डाला है और वो स्टॉक सपोज आपके 20 लाख की वैल्यू अभी 22-23 लाख, अब आप डिसाइड करते हैं बेचने, आपको दिख तो रहा है मेरे को 22 लाख है अभी, तो यहाँ पे आप इम्पैक्ट कॉस्ट और लिक्विडिटी का क्या रोल आता है? देखिए किसी भी कंपनी में अगर आप देखें तो लिक्विडिटी का और इम्पैक्ट कॉस्ट का रोल बहुत बड़ा होता है। एसएमई प्लेटफॉर्म अब उतना छोटा नहीं रहेगा कि आपको 15-20 लाख के लिए चिंता करने की जरूरत, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट समझिए कि 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ इस तरह की इन्वेस्टमेंट है तो ऑफ कोर्स आपको ध्यान रखना है हर हमेशा के लिए उसमें लिक्विडिटी क्या बन रही है। लेकिन नॉर्मली इस तरह की इन्वेस्टमेंट जहां होती है, जहां पे 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कोई इन्वेस्टर डाल रहा है, तो वो कंपनी की आईपीओ साइज भी बड़ी होती है। नॉर्मली उनकी आईपीओ साइज 50 करोड़ 75 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ इस तरह की होती है। आजकल एसएमई प्लेटफॉर्म पे 100 करोड़ 125 करोड़ 150 करोड़ की भी आईपीओ आने लगी है। तो नॉर्मली जहां 50 करोड़ के ऊपर का आईपीओ होता है वहां पे तो 5 करोड़ 10 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ तक लगाते हैं, तो इम्पैक्ट कॉस्ट उतना हाई नहीं होता है जितना हम समझ रहे हैं। लेकिन अगर उससे छोटे मार्केट कैप की कंपनियां हैं तो इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा हो सकता है। तो आप उस हर इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना है कि जब आप बेचने के लिए जाएं, जिस भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी मिनिमम इम्पैक्ट कॉस्ट में आपकी जो शेयर्स है वो सेल हो जाना चाहिए। दूसरी चीज है कि इन्वेस्टर्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम जो है वो थोड़ी थोड़ी शेयर्स जो है अपनी जो है लिक्विड करना चाहिए, अगर उनको लगता है कि उन्होंने जो रिटर्न अपने माइंड में रखा था वो रिटर्न पे वो पहुंच रहे हैं। तीसरी चीज इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमने इस एसएमई प्लेटफॉर्म पे देखा है कि 50 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी 3 साल में 4 साल में 500 करोड़ की भी होगी। तो इन कंपनियों ने काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है, और जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ते जाता है लिक्विडिटी भी बढ़ती जाती है। तो उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि कितना और किस इंटरवल ऑफ टाइम में उनको अपनी शेयर्स को लिक्विडेट करते जाना है, विद थिंग इन द माइंड कि इम्पैक्ट कॉस्ट। अब मान लीजिए कोई कंपनी में आज 5 करोड़ का बायर है और आपने पूरे के पूरे 5 करोड़ के शेयर्स एक साथ सेल कर दिए, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको जो है एप्रिसिएशन का चांस कम मिले। तो आप अपनी सेलिंग अपनी चीजों पे हर काउंटर पे ध्यान रखते हुए उसकी इम्पैक्ट कॉस्ट, उसकी बिड आस्क स्प्रेड,
इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए ही अपनी बाइंग या सेलिंग पोजीशन को उसकी स्ट्रेटजी आप बहुत बनाएंगे। बढ़िया। और सर जैसे आपने एक चीज़ बहुत अच्छा पॉइंट इसमें कहा कि जैसे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, छोटी है, बड़ी है, आपका कितने का टिकट साइज चल रहा है उसमें। तो सर इसमें ना दो मेन क्वेश्चंस आते हैं सामने जब हम देखते हैं कि सपोज दो कंपनीज एसएमई जो हैं, एक है जो थोड़ा सा टाइनी है और एक है जो उसमें एक लार्ज प्लेयर है। जो जब ये दोनों आपकी यहाँ पे लिस्ट होते हैं, एक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं और ट्रेड होते हैं, तो आप उसमें ये बताइए कि इन दोनों को मतलब किसी किसी एक को कुछ क्या ज्यादा लेवरेज अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, सर्विसेज, हाउ इट प्लेज अराउंड, एक स्मॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली एसएमई और एक बिल्कुल लार्ज इंस्टीट्यूशनल लेवल का प्लेयर। हाउ डज द प्लेटफॉर्म हैंडल बोथ ऑफ देम? नहीं नहीं, स्टॉक एक्सचेंज पर्सपेक्टिव से देखिए तो दोनों को सेम लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि पार्टिसिपेशन कैसा है। कि मान लीजिए अगर बहुत छोटी कंपनी है और उसमें सिर्फ पार्टिसिपेशन डिटेल और एचएनआई का है, तो वो एक अलग तरह से इन्वेस्टर्स उसको देखते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए इशू साइज बड़ी है, 30 करोड़ के अबव है, और उसमें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन आ रहा है या कुछ मार्केट इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उसमें, तो फिर वो जो है एक डिफरेंट उसमें जो है इन्वेस्टर्स के देखने का नजरिया चेंज होता है। उन कंपनियों में हम देखते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट भी कम होता है, उन कंपनियों में हम देखते हैं कि लिक्विडिटी भी ज्यादा होता है, हर हमेशा बायर्स और सेलर्स वहां पे उन कंपनियों में रहते हैं। तो दोनों का एक डिफरेंट है। नॉर्मली जिसमें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन नहीं रहता है उसमें आप इशू साइज देखिए कम होगा, 5 to 10 करोड़ के आसपास का इशू होगा या 15 करोड़ मैक्स। लेकिन जिसमें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और बड़े एंकर इन्वेस्टर्स का प्ले होता है, उनकी हर हमेशा इशू साइज काफी बड़ी होती है। वहां लिक्विडिटी या इम्पैक्ट कॉस्ट, लिक्विडिटी का इशू नहीं होता और इम्पैक्ट कॉस्ट का जो है उतना ज्यादा इशू नहीं। तो सर इसमें अगर हम जैसे बात करते हैं कि काफी बार क्या कोई ऐसा केस आपकी नजर में आया कि कोई कंपनी है जो ऑब्वियसली बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रेडार से बाहर थी बिकॉज वो पर्टिकुलर मार्केट कैपिटलाइजेशन लेवल में नहीं था कि आप स्मॉल कैप आओ ये आओ वो, मगर जब वो एसएमई प्लेटफॉर्म पे आई और वहां पे जो कैपिटल रेज किया, इट चेंज्ड द फॉर्च्यून्स ऑफ द कंपनी या बेहतर किया? कुछ ऐसे केस बता सकते हैं आप? देखिए आपको मैं रजत जी एक चीज समझो। आप देखिए कभी भी कोई कंपनी छोटी होती है, मतलब जो भी कंपनी लिस्टेड, आज एसएमई प्लेटफॉर्म आया, पहले तो एसएमई प्लेटफॉर्म था नहीं। देखिए स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे रिलायंस लिस्ट हुई, इन्फोसिस लिस्ट हुई, विप्रो लिस्ट हुई। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, अच्छे भी एग्जांपल्स आए, खराब भी एग्जांपल्स आए। इस स्टॉक एक्सचेंज में ने सबको टाइम दिया वेल्थ क्रिएशन के लिए, बड़ा करने के लिए, और स्टॉक एक्सचेंज से ही कंपनी बड़ी बन के आज इकोनॉमी में उनकी कंट्रीब्यूशन काफी। लेकिन हर हमेशा ये रहा है कि जब भी कंपनियां छोटी रही हैं, नॉर्मली वो इंस्टीट्यूशंस के रेडार से बाहर रही। रिलायंस जब तक 100-200 करोड़ की मार्केट कैप नहीं हो गई थी तब तक कोई बड़े इन्वेस्टर्स उसमें आए नहीं थे। 11 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन में कंपनी लिस्ट हुई। जैसे जैसे बड़ी बनती गई, डिफरेंट लेवल के इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर। एसएमई प्लेटफॉर्म में भी ऐसा ही हुआ। जब हमने कंपनी लिस्ट कराई 20 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टर्स नहीं था। 20 करोड़ से जब वो 200 करोड़ की मार्केट कैप पे गई तो कुछ अच्छे नाम उसके साथ जुड़े। 200 से वो जब 1000 करोड़ की कंपनी बनी तो उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का प्ले आया, और बाद में चल के उसमें म्यूचुअल फंड्स और क्यूआईबी जो हम कहते हैं उनका भी प्ले आ गया। तो ये तो होता है, चाहे ये एसएमई प्लेटफॉर्म हो या मेन बोर्ड हो। यूनिवर्सल ट्रुथ तो यही है कि जब तक कंपनी बड़ी नहीं बनेगी तब तक हम उसमें जो है बड़े लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं देखेंगे कि रेडार नहीं आएगी। तो नॉर्मली 200-500 करोड़ तक तो कंपनियां किसी के रेडार पे नहीं आती है, भले वो कंपनी बहुत अच्छी हो, उसमें काफी ज्यादा स्कोप हो। लेकिन क्या है कि आज के दिन में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड है, उनकी मिनिमम टिकट साइज होती है एज पर उनके पीपीएम के अनुसार। तो उनके पीपीएम में जो उनको मैंडेट रहता है उसके अनुसार ही उसका फंड मैनेजर काम कर सकता है। और इसलिए ये कंपनियां जब तक बड़ी नहीं बनती है तब तक वो उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो है फंड मैनेजर्स को वो फ्रीडम। और सर जब जो कंपनी सपोज अब एसएमई प्लेटफॉर्म पे आई, लिस्ट हुई, इट आल्सो हैव ग्रोन अ लॉट इन द ऑन द प्लेटफॉर्म। अब ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि अब हम ट्रांजिशन करें फ्रॉम द एसएमई टू द मेन लाइन प्लेटफॉर्म। तो क्या एक पर्टिकुलर कट ऑफ होता है कि भाई इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई या इतना कुछ हो गया, आपको शिफ्ट करना है, या एक रेंज है कि भाई विद इन दिस अगर आप पढ़ते हो तो ये आपकी चॉइस है, आपको इतने दिनों में, या कैसे वो क्या क्राइटेरिया होता है और वो कितना ईजी या डिफिकल्ट होता है फॉर देम टू ट्रांजिशन, एंड ऑल्सो कंप्लायंसेस क्या पढ़ते हैं? देखिए जहां तक सेबी का नियम था, जो सेबी की पहले गाइडलाइन आई थी, उसमें सेबी ने ये कहा था कि 10 करोड़ से ऊपर की अगर आपकी पेडअप कैपिटल हो जाती तो आपके पास ऑप्शन है, आप एसएमई से मेन बोर्ड में माइग्रेट कर सकते हो।
और 25 करोड़ के ऊपर की अगर पेड अप कैपिटल होती है तो आपको कंपलसरी मेन बोर्ड में माइग्रेट करना होता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपने अपने नियम बनाए। तो पहले तो स्टॉक एक्सचेंज का नियम था कि मिनिमम आपको 2 साल कूलिंग पीरियड है, आपको एसएमई प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 10 करोड़ के ऊपर की पेड अप कैपिटल क्रॉस करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 25 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करनी पड़ेगी। तो इस तरह के नियम बने थे दोनों बीएसई और एनएसई। अब इसके नियम और थोड़े कठिन कर दिए गए हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो कि बीएसई में नेटवर्थ मिनिमम नेटवर्थ का क्राइटेरिया कर दिया गया 25 करोड़ कि अगर अनलेस अनटिल आपका नेटवर्थ 25 करोड़ के ऊपर है आप एसएमई प्लेटफॉर्म पे नहीं से मेन बोर्ड नहीं जा सकते। मिनिमम 3 साल का कूलिंग पीरियड है बोथ बीएसई एनएसई में। एनएसई में मिनिमम नेटवर्थ का क्राइटेरिया 75 करोड़ 75 करोड़ कि अगर 75 करोड़ की नेटवर्थ आप क्रॉस करते हो तभी आप मेन बोर्ड में जा सकते हो। तो दोनों स्टॉक्स में 3 साल का कूलिंग पीरियड डाल दिया गया कि 3 साल की कूलिंग पीरियड के बाद ही अगर आपका 25 करोड़ के ऊपर का नेटवर्थ क्रॉस करता है बीएसई में तो आप मेन बोर्ड में जा सकते हो और एनएसई में 75 करोड़ के नेटवर्थ के एरिया के ऊपर जा सकते। साथ में आपकी पेड अप कैपिटल जो होनी चाहिए वो 10 करोड़ के ऊपर होगी। और तीसरा जो नियम है वो ये है कि आपके ऊपर कोई भी सर्विलेंस एक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप एएसएम या जीएसएम में चले गए हो तो आप मेन बोर्ड में माइग्रेट नहीं, तो आपको कोई भी सर्विलेंस का एक्शन आपकी कंपनी में नहीं होना चाहिए, आपके प्रोमोटर्स के ऊपर कोई एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। अगर इन सब चीजों से आप फ्री हो तो आप एसएमई बोर्ड से मेन बोर्ड में जा सकते हो, बशर्ते आप ये नियम को फॉलो करो जो मैंने आपको बताया है। तीसरा आपने पूछा कि कंप्लायंसेस कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। देखिए एसएमई कंपनियों को फैसिलिटेट करने के लिए कि वो बिना माइंड में कोई कंसर्न लिए या बिना फेयर हुए कि भाई आप लिस्टिंग करोगे तो आपको कंप्लायंसेस बहुत बढ़ जाएंगे, तो एक इंसेंटिवाइज किया गया था उनको एसएमईज को कि आप अगर एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होते हो तो आपको हाफ ईयरली कंप्लायंस करना है। मतलब आपको अपने रिजल्ट जो है 6 महीने पे देने हैं। 6 महीने में आपको अनऑडिटेड रिजल्ट देना है और 12 महीने पे आपको ऑडिटेड रिजल्ट देना। तो ये काफी ज्यादा छुट्टी। इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियम जो है वो एसएमई प्लेटफॉर्म पे एसएमई कंपनियों के लिए नहीं थे। अब आप एसएमई बोर्ड से जैसे मेन बोर्ड में जाते हैं आप क्वार्टरली कंप्लायंस जो भी मेन बोर्ड के नियम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके ऊपर लागू होता है। आपको सारी चीजें जो है एवरी 3 मंथ्स जो है बतानी होती है, मीडिया में पब्लिश करना होता है। जो जो आपको नियम नहीं है एसएमई बोर्ड पे वो सारे जो भी मेन बोर्ड के नियम है वो सारे जैसे आप एसएमई बोर्ड से मेन बोर्ड की तरफ मूव करते हो वो सारे नियम आपको फॉलो। ग्रेट, ये तो सर बहुत बढ़िया। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि जब आपने ये एसएमई प्लेटफॉर्म को जब आपने कंसेप्चुलाइज किया और इम्प्लीमेंट किया और वो 2012 ही था, अब जैसे जैसे आप कहिए 12 इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कंसेप्चुलाइज मैंने नहीं किया था। ये तो गवर्नमेंट का मैंडेट था सेबी को और सेबी ने इसके नियम लाए। अब ये था कि नियम तो आ गए लेकिन भाई इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, क्योंकि नियम तो हजारों घूमते रहते हैं इस देश में, लेकिन नियम को कार्यान्वित करना तो इस चीज के लिए रूपरेखा के लिए अर्जुन कौन होंगे? तो एज लक वुड हैव इट तो वो आप यहाँ हैं तो आप प्रेजेंट थे तो आपने ये किया। अब मुझे आप एक चीज बताइए सर ये तो 2012 में आप समझिए शुरू हुआ और जैसे ही 5 साल हुए हमने देखा कि जो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म था वो आया। ये क्या मेक इन इंडिया के साथ कॉन्सेप्ट के साथ था या ये स्टार्टअप इंडिया के साथ कॉन्सेप्ट के साथ था? ये कैसे स्टार्ट कैसे हुआ, ये कैसे पिच हुआ, किस लेवल पे कैसे स्टार्ट हुआ और ये फिर आज के स्टेट में ये कैसा एक्ट कर रहा है? देखिए गवर्नमेंट का तो हर हमेशा था, प्रधानमंत्री जी की दोस्त थी और प्रधानमंत्री जी हर हमेशा स्टार्टअप की बात किया करते हैं और वो चाहते थे कि इस देश में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बने और नई नई जो है तकनीकी लेके आए और ताकि इस देश में भी हम यूनिकॉर्न डेवलप कर सके, वेल्थ क्रिएशन कर सके और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। तो स्टार्टअप के ऊपर गवर्नमेंट की और प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी फोकस थी। उसी फोकस को उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा था ये हम स्टार्टअप प्लेटफॉर्म एक शुरू। तो सर इसमें तो मैं ये कह सकते हैं कि इसमें तो सरकार ने, मोदी जी ने तो सबसे पहले सबको स्टैंड अप कराया उसके बाद स्टार्टअप कराया। सो बट इट हैज बीन, हाँ सर प्लीज कंटिन्यू। और जब इन्होंने स्टार्टअप्स के लिए जब गवर्नमेंट ने आगे इनिशिएटिव निकाले, इससे पहले सेबी ने भी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स की गाइडलाइन लाई लेकिन वो नहीं चल पा रहा था। मतलब लोग तो जाकर के
करके सेशंस तो बहुत दे रहे थे, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रहा। और साथ में हम एज ए एक्सचेंज भी चाह रहे थे कि एसएमई प्लेटफॉर्म के अंदर ही हम एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को भी शुरुआत करें। तो ये कारण था कि हमने 2018 में दिसंबर के आसपास हमने ये स्टार्टअप प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। 2019 में चला, हमने काफी स्टार्टअप से हम मिलते गए, एक कल्चर, क्योंकि देखिए कोई भी इकोसिस्टम क्रिएट करने में 5 से 6 साल लगता है। एक तो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो अनरेगुलेटेड मार्केट में चलता है, जहाँ पे निगोशिएटेड टाइप की डील हो। दूसरी, हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पे क्राउड फंडिंग, स्टॉक एक्सचेंज नथिंग इन प्लेस ऑफ क्राउड फंड, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है इन्वेस्टर्स इन कंपनियों में पैसे डाल सकते। बहुत बढ़िया। तो हमने वो एक एक्सपेरिमेंट के रूप में ये स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट हमने करीब 14 स्टार्टअप्स को यहाँ पे लिस्ट कराया। इन्होंने ऑलमोस्ट 36-40 करोड़ रुपीज का फंड भी रेज किया। वैल्यूएशन भी उनकी बढ़ी थी, 2-3 तो काफी बड़े हो गए। लेकिन 2020 में जब कोरोना आया तो उसके बाद यहाँ पे स्लो डाउन आया। 2020-21 में स्लो डाउन आ गया, 21-22 में भी स्लो डाउन आया। उसके बाद भी हमने 1-2 स्टार्टअप लिस्ट कराए, लेकिन तब तक क्या कहते हैं, फोकस जो था वापस, अगर आप 22-23 में देखें तो एसएमई प्लेटफॉर्म की तरफ लोगों का फोकस ज्यादा बढ़ गया। शायद उसका ये भी कारण हो सकता है कि जब 20-21 था, सब कुछ कोलैप्स हो रहा था और सबसे ज्यादा आप समझ लीजिए स्ट्रेस में एसएमईज और एमएसएमईज थे, तो शायद ये भी एक रीजन होगा कि भाई, और एसएमईज ऐसे भी होंगे जो ठीक है, जो लिस्टेड भी नहीं है, लेकिन पैसे का तो प्रॉब्लम आ ही गया, मार्केट में लिक्विडिटी करंट था ही नहीं। स्ट्रेस सबको था। अगर 21-22 की, चाहे वो आप एसएमई की बात करें या स्टार्टअप की बात करें, पूरा सिस्टम ही, वो सिस्टम ही पूरा स्ट्रेस में था। एक्सेप्ट कि आप बैठ के घर में फूड वगैरह सारी चीजें मंगाए, तो जोमेटो, स्विगी, ये सब स्टार्टअप्स काफी फ्लरिश कर रहे थे। बट ऑफ कोर्स एसएमई स्पेस में तो, और जिसमें आप ह्यूमन टच रहता है, वो तो सेक्टर पूरा का पूरा स्ट्रेस्ड आउट था। तो स्लोली 21-22 में हमारा भी काफी ज्यादा फोकस एसएमई सेंट्रिक हो गया था। और लकीली आप ये देखिए कि कैपिटल मार्केट ने भी हमें साथ देना शुरू किया, और हमने सडनली एसएमई प्लेटफॉर्म में जो है एक बड़ा एक्सप्लोजन टाइप का देखा, जहाँ पे एसएमई कंपनीज आने लगी। इन्वेस्टर्स ने कुछ कंपनियों में पैसे बनाए, और उन इन्वेस्टर्स का भी रुझान जो था एसएमई प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। और जैसे इन्वेस्टर्स लोगों ने पैसा कमाना स्टार्ट किया, ये तो क्या है, स्प्रेड तुरंत होता, कैपिटल मार्केट छोटी सी जगह स्प्रेड होना लगा। तो फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज ए फॉर्म ऑफ एंकर इन्वेस्टर आना स्टार्ट हुए। कुछ बैंक्स ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, और फिर चेन इफेक्ट हो गया। और आज आप देख रहे हैं हर एसएमई कंपनी में अगर जरा सी भी अच्छी कंपनी रहती है, और अगर वैल्यूएशन उनका बड़ा कंजर्वेटिव रहता है, नॉर्मली हम एसएमई प्लेटफॉर्म में देखते हैं कि 12 to 15-16 पी मल्टीपल में, अनलेस अनटिल वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी है तो ही 20 पी मल्टीपल तक जाता है। अदरवाइज 12 to 15 के पी मल्टीपल पे हम मैक्सिमम कंपनीज को एसएमई प्लेटफॉर्म पे आते हुए देखते हैं। तो इन्वेस्टर्स जो हैं, जो इंस्टीट्यूशनल हैं, एंकर इन्वेस्टर्स हैं या क्यूआईबी रूप में आते हैं, उनको लगता है कि भाई अगर हम मेन बोर्ड से कंपेयर करें तो ये ज्यादा कंजर्वेटिव है, जहां पे रिटर्न्स के चांसेस ज्यादा है, और इसलिए वो फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करने लगे, और ये एसएमई प्लेटफॉर्म काफी बड़ा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर अगर हम इस चीज की बात करें, जस्ट फॉर एन आइडिया, हालांकि स्टार्टअप जो था एक्सचेंज या आईपीओ लिस्टिंग में बाद में फिजल आउट हुआ बिकॉज ऑफ दिस स्लो डाउन इन इकोनॉमी एंड कोरोना, लेकिन जब कंपनीज लिस्ट हुई थी उस टाइम सपोज जैसे 40 कंपनीज आई, आपने रिस्क किया, उनका टाइप क्या था, मतलब वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड ज्यादा से हम कह सकते हैं, और आजकल एसएमई में जो कंपनीज हैं वो उनका कंपोजिशन किस सेक्टर की तरफ ज्यादा है, किस टाइप के सेक्टर एसएमई में ज्यादा है, और स्टार्टअप जब हुआ था उसमें जो 40 कंपनी थी वो किस टाइप की कंपनी, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड? देखिए एसएमई सेक्टर में तो कंपनी जो है हमने देखा सेक्टर एग्नोस्टिक है, बट मैक्सिमम जो कंपनियां हैं वो आई हैं या तो मैन्युफैक्चरिंग से, या रिन्यूएबल एनर्जी से, या लॉजिस्टिक्स प्ले है, इवन रिटेल चेन की कंपनियां आई। तो ये 5-6 सेक्टर की कंपनियों में हमने देखा कि ज्यादा रुझान था, इन्वेस्टर्स को भी कंफर्ट लेवल इनमें ज्यादा है, और इसलिए वो इन्वेस्टमेंट उसमें ज्यादा करने लगे। ट्रेडिंग कंपनी और फाइनेंस कंपनी को उन्होंने इग्नोर, उधर उन्होंने जो है इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन हमने नहीं देखा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रिटेल चेन्स, इवन स्पेशलिटी केमिकल्स में हमने देखा, लॉजिस्टिक्स प्ले तो अच्छा हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी में काफी हाई पार्टिसिपेशन हमने देखा एसएमई इन्वेस्टर्स। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर अगर आज की डेट में कोई ऐसी 3 इंडस्ट्रीज जो आप कह सकते हैं कि अगर कोई 2 चीजों में, एक मेन लाइन सेगमेंट में और एसएमई में पर्टिकुलर, अगर कोई इन्वेस्टर देखना चाहता है कि भाई अगर मैं अगले 10 साल का होराइजन लेके चलूं और मुझे कौन सी 3 इंडस्ट्रीज है जहां हम सबसे ज्यादा टर्न अराउंड देख सकते हैं या जहां हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो रही है, तो वो कौन से 3 सेक्टर विद 10 ईयर होराइजन? देखिए मुझे तो लग रहा है जैसे फार्मा इंडस्ट्री है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, अगर आप देखें बायो
बायोडीजल्स हैं, बायोफ्यूल्स जिसको कहते हैं, बायोफ्यूल्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, अगर आप समझे कि रिटेल चेन्स हैं, तो हमको लगता है कि ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो आने वाले दिनों में भी काफी अच्छा करेंगे। गवर्नमेंट का पुश भी है इन सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज अगर हैं जहाँ पे क्वालिटी के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट फोकस कर रहे हैं, ये सेक्टर की कंपनियां भी काफी ज्यादा अच्छा करेंगे। ग्रेट। तो सर इसमें ना आजकल हम काफी जो लोग जैसे ईवीज हैं, नए नए सेगमेंट्स हैं, अगर आप कुछ लोग ऐसे भी कंपनीज ढूंढ रहे हैं जो रेयर अर्थ मिनरल्स में काम कर रही हैं, तो लोग नई नई चीजें, यहीं पे एक और जगह है जहाँ ग्लोबली काफी रुझान आ रहा है, वो होता है ईएसजी इन्वेस्टिंग। ईएसजी इन्वेस्टिंग जो आजकल आता है कि भाई इकोनॉमिकली सोशल, मतलब कोई ऐसी कंपनी हो जो सिगरेट कंपनी ना हो। इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट। एग्जैक्टली। तो उस सेगमेंट में आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि वहां पे कितना ट्रैक्शन? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, मैं इसलिए मैंने वो रिन्यूएबल एनर्जी को मैंने यूनिवर्सल वर्ड करके यूज कर लिया था। तो देखिए, इस सेक्टर में जो भी सेक्टर है जिसका भी सोशल इम्पैक्ट ज्यादा होने वाला है, उसमें लोग इन्वेस्टेड रहेंगे। आज के दिन में 10 साल का व्यू लेना तो काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि हर 2 साल पे बहुत सारी डिसरप्शंस भी आ जाते हैं, हो जाते हैं और बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस आ जाते हैं हर 2 साल 3 साल पे। तो किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ के रहना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। देखिए, आज के दिन में रेलवे का काम काफी ज्यादा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा पुश है। तो मेरे ख्याल से आने वाले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीजों में इन्वेस्टमेंट करना काफी अच्छा रहेगा। रेलवे सेक्टर आप देख लीजिए, डिफेंस सेक्टर देख लीजिए, या इवन स्पेस से, फॉर एग्जाम्पल स्पेस में, एविएशन में गवर्नमेंट ने पूरा इसको भी जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल्कुल। तो अगर कंपनियां इन सारे सेक्टर्स में काम करना, जो कंपनियां इन सारे सेक्टर्स में रहेगी, उनको ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स जो हैं काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, और उनके लिए ये सेक्टर हर हमेशा बड़ा अट्रैक्टिव। बहुत बढ़िया चीज सर। और अब मुझे आप एक, हम नियरली एंड ऑफ द सेशन आ रहे हैं, तो इसमें आप ये बताइए, हमने सर 2-3 केसेस देखे रिसेंट। एक केस हमने ऐसा देखा कि कंपनी का आईपीओ आ रहा था, आ भी गया अच्छे से, और बाद में पता चला भाई वो एक मोटरसाइकिल गैराज था या कंपनी थी, 8 एम्प्लॉइज थे, एंड वो 1200 गुना लिस्ट हो गया। अब हम ये भी मान सकते हैं कि भाई वो एवरीथिंग इज ओके। हम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मर्चेंट बैंकर्स या वैल्यूअर्स ने क्या लगाया, बट हम ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि लोगों की बेट चाल कैसी है, क्योंकि पैसा तो किसी कंपनी में तभी बढ़ेगा जब सारा पैसा वहां जा रहा है। यहाँ पे वो देख रहे हैं कि किसने डाला, क्या डाला। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। आज से कम 2-3 साल पहले बर्गर किंग आया। सो मैं ऐसे गाड़ी में था, आई वाज ड्राइविंग फ्रॉम रोहतक, तो बर्गर किंग का आईपीओ आया, तो सम ऑफ द इन्वेस्टर वर आस्किंग मी, यार बर्गर किंग का क्या करना। मैंने कहा सर बता देंगे। मैंने रिपोर्ट देखी, मैंने कहा ये तो लॉस मेकिंग है, ये भी लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग। मैंने बोल दिया कि सर ये इसमें कोई पॉइंट नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना, एंड वी एनालाइज्ड इट। मैंने कहा सर इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ये नेट प्रॉफिट का उतना नहीं है। अगेन व्हेन आईपीओ गॉट लिस्टेड, इट गॉट लिस्टेड एट ए प्रीमियम, एंड ही कॉल्ड मी बैक, रजत यार क्या कर रहा है। 3 months 4 months डाउन द लाइन इट फिजल्ड आउट, एंड इट हैपेंड विद नियरली एन नंबर ऑफ कंपनीज। अब यहाँ पे 2 केस आते हैं सर। एक ये जो मैंने बाइक्स वाले का बताया, और दूसरा केस आता है सर जो परसों हुआ था कि ट्रैफिक सॉल, TRAFIK उनका आईपीओ आया था। फिर बाद में सेबी ने कुछ चेक कराया तो पता चला अंदर कुछ मिसएप्रोप्रिएशन थी या क्या था, एंड देन दे हैड कैंसिल्ड द आईपीओ। क्या इन 2 डेवलपमेंट्स के बाद सेबी या एक्सचेंज कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और ला रहा है, और ऐसे फॉल आउट से बचने के लिए फाइनली आप एक वन लाइनर इन्वेस्टर्स को बता दीजिए। देखिए, 2 चीजें हैं। जैसे आपने पहली कंपनी की, पहले हमको जो है ना चीजों को मैं एक पर्सपेक्टिव रखना चाहूंगा। देखिए, हमने क्या देखा लास्ट 2-3 इयर्स में, इस सेबी ने बहुत अच्छे जो है इनिशिएटिव्स लिए, जिसके चलते लिक्विडिटी जो है मार्केट में काफी ज्यादा है। ऐसे में जो आईपीओस थे उनका पहले सब्सक्रिप्शन जो होता था, मतलब टोटल जो सेटलमेंट साइकिल होता था वो T+6 होता था। अगर आज इश्यू क्लोज हुआ तो 6ठे दिन वो जाकर के कंपनी लिस्ट हो। दूसरा, आपका पहले देखिए सिर्फ असबा था, यूपीआई सिस्टम था नहीं, फंड ब्लॉकिंग का सिस्टम हुआ नहीं करता था। उसमें भी सेबी ने इनिशिएटिव लेके यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हो, और ओटीपी जनरेट होता है, आपको कंफर्मेशन डालना, तो एवरीथिंग केम ऑन फिंगर टिप्स। सेटलमेंट साइकिल जो था T+6 से घट के T+3 हो गया, जिसके चलते मार्केट में लिक्विडिटी की फ्लो काफी ज्यादा बढ़ी। तो अगर आप कोई भी कंपनी देखें, नॉर्मली आप एसएमई प्लेटफॉर्म पे देखें, टिकट साइज ऑन एन एवरेज जो लास्ट 3 साल की रही है, 25 to 30 करोड़, 25 करोड़ के आसपास की ऑन एवरेज आईपीओ साइज रहा है। अब आप समझिए कि इस मार्केट में फंड करीब 5,000 करोड़ है। मान लीजिए 5,000 करोड़ के फंड के साथ इन्वेस्टर्स बैठे हुए, अब देना तो 25 करोड़ ही है। नॉर्मली जो है, हम जो एसएमई में देख रहे हैं, एसएमई प्लेटफॉर्म, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है ऑलमोस्ट 70-75% ऑफ द इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर। ओके। ठीक है। अब इन्वेस्टर्स को भी ये पता है कि भाई अगर हम T+3 डे को डाल रहे हैं, मेरा फंड सिर्फ ब्लॉक 1 दिन के लिए रहेगा, और 1 दिन के बाद हमारे फंड जो है हमारे पास आ जाएंगे। तो 25 करोड़ ही उधर गया, लेकिन बाकी 4,700
4,975 करोड़ जो हैं, ऑलमोस्ट 4,975 करोड़, सॉरी, वो तो सिस्टम में ही है, वो वापस दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तीसरी कंपनी में जा रहे हैं, चौथी कंपनी में जा रहे हैं। टोटल फंड एक साल में कितना रेज हुआ? 4,000 4,500 करोड़। उतना तो एक मेन बोर्ड की कंपनी में फंड रेज हो जाता। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हुआ एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिक्विडिटी आने के लिए। और दूसरा, ये लिक्विडिटी इसलिए भी बढ़ी कि कुछ एसएमई कंपनी ने लिस्टेड के बाद बड़ा अच्छा रिटर्न दिया, और जैसे रिटर्न लोगों ने देखा और देखा कि उधर मेन बोर्ड पे उस रेशियो में रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे फंड जो है इधर एसएमई प्लेटफॉर्म की तरफ फ्लो। अब जहां तक आपने वो 2 स्टोर्स यामाहा वाली जो थी, जिसकी आईपीओ, उसकी आईपीओ साइज तो 12 करोड़ की ही थी। जब प्रोमोटर का प्रोस्पेक्टस फाइल हुआ होगा, इशू ओपन करने के लिए जा रहा होगा, प्रोमोटर के मन में ये भी हो रहा होगा, भाई हमारे 2 ही रिटेल स्टोर्स हैं, 12 करोड़ रुपए भी आएगा कि नहीं? उसमें भी इनका हो सकता है उनके हाथ में 10.5 से 11 करोड़ रुपए ही आए होंगे, सारे कॉस्टिंग वॉस्टिंग हटाने के बाद। तो उसके दिमाग में ये नहीं था, वो तो क्योंकि छोटी कंपनी थी इसलिए उसने छोटा फंड लिया, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म। द वे इट हैज बीन पिक्चराइज्ड ऐसे किया गया कि 5,000 का 5,000 करोड़ रुपए कंपनी को मिला, जो कि नहीं था। उसको 12 करोड़ ही 11 करोड़ ही मिला था, और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग था। देखिए, प्रॉफिट मेकिंग था कंपनी, 1.5-2 करोड़ का कंपनी में फायदा था, जो मैंने फिगर। तो उसको वो एक बात, और उसके बारे में इस तरह से लोगों ने बात किया, बट वो सिचुएशन अलग था। अब हम सेकंड कंपनी की आपने बात की, ट्रैफिक सोल की, उसकी इंक्वायरी चल रही है, मैटर्स चल रहे हैं, क्लोज नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी करना मेरे लिए सही नहीं है। अब हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, मैंने पहले भी आपके थ्रू बोला है कि भाई देखिए, ये एसएमई प्लेटफॉर्म, इसमें हर तरह की लघु और मध्यम उद्योग की कंपनियां लिस्ट करेंगी, इसके लिए ही ये एसएमई प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। हर कंपनी में इन्वेस्टर के लिए जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्ट करे, वो कंपनी को देखे, परखे, जाने, और अगर उनको लगता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो उनके फेवर में है, तो ही उसमें इन्वेस्टमेंट करे। ऐसे आंख बंद करके किसी के कहने पे और कुछ, देखिए, हर हमेशा प्रेसिडेंस सही होगा ये जरूरी नहीं है। आपने 5 कंपनी में पैसे कमाए, छठे में आपने पूरे पैसे कमा दिए, जो पूरा 5 कंपनी का प्रॉफिट है वो तो छठी कंपनी में नहीं सर, उसमें भी एक कैच होता है, मालूम है क्या? सपोज हमने एक कंपनी में डाला, पैसा बनाया, 100 डाला, 100 पे हमने 120 बनाया, अगले पे हमने फिर से अब 220 डाला, हमने सपोज 120 डाला, अब हमने 240 कमाया, ठीक है। अब तीसरे में सपोज 100 का नुकसान हो गया। अब इसमें बेटिंग साइकोलॉजी आती है। अब वो 100, वो क्या कहेगा, अब मैं एक बार बेट करूंगा, जो नुकसान है वो भी कमाना है वापस, और इस पे भी कमाना है, तो वो बेट्स इस हिसाब से लगाएगा कि भाई कम से कम 100 रुपया जो लॉस है वो निकालूं, प्लस जो 100 रुपया बनाना है वो करूं, तो वो बेटिंग साइज बढ़ा देता है, एंड दैट इज वेयर आप समझ लीजिए पूरा कैस्केडिंग। इसी को हम कहते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। देखिए, पहले इकोनॉमिक्स में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की इतनी बड़ी उसकी स्टडी नहीं होती थी, अब वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया। इस द कैपिटल मार्केट इज ए बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे बिहेवियर और साइकोलॉजी ही सब कुछ है। अगर आपने अपने ग्रीड को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने अपने टेम्परामेंट, देखिए जो सबसे बड़ी चीज है जो एक आदमी को सक्सेसफुल या फेलियर इन्वेस्टर बनाता है, वो टेम्परामेंट और उसकी साइकोलॉजी। अगर वो इस तरह से करेगा तो वो कभी नहीं। इसलिए मैंने कहा कि एसएमई, क्योंकि एसएमई है, एसएमई प्लेटफॉर्म, दिस इज टाइनी मार्केट कैप का, देयर आर ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई रिस्क, डिसरप्शंस के चांसेस ज्यादा है। आप ओवर लिवरेज इन्वेस्टमेंट पे मत किया करो, इक्विटी इन्वेस्ट, योर मनी, बी वेरी केयरफुल विथ योर मनी, प्रॉपर रिसर्च कीजिए। आपको जरा सा भी शक या संदेह है और आपकी टीप पॉकेट नहीं है उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो आप कृपया करके इस प्लेटफॉर्म से, या छोटी भी, इसमें जो बहुत छोटी कंपनी है उससे दूर रहे। आप देखें किस पी पे वो कंपनी आ रही है, क्या आईपीओ साइज है, क्या उसकी मार्केट साइज है, वेदर सनराइज सेक्टर है कि नहीं है, या प्योर जो है कमोडिटी टाइप की कंपनी है जहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रप्शंस आ सकता है, उसकी कोई यूएसपी नहीं है। तो आप ऐसी कंपनियों से दूर रहें, आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें जिसका ऑलरेडी हिस्ट्री है, डेटाज है, फिगर्स है, उनका 10-15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कोविड पीरियड को छोड़ के अच्छी रही है। तो मेरे ख्याल से उनको वैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के लिए, या आपने सर इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छा और बहुत सटीक, और आप ये कह सकते हैं कि एक्शनेबल्स दिए। ये नहीं कि आपने उनको रास्ता दिखाया, आपने रास्ता लाइट्स ऑन करके दिखाया कि भाई दिस इज द पाथ यू हैव टू फॉलो। अब यहाँ पे सर एक बहुत लास्ट में एक, अब क्योंकि आपने इन्वेस्टर्स को तो एड्रेस कर दिया है, एक क्रूशियल एलिमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। और अगर पिछला हम 5 साल 8 साल देखें, ड्यू टू डिजिटल पेनिट्रेशन एंड एवरीथिंग, जो पिछले 8 साल 10 साल 30 साल से जो सपोज ब्रोकर है, म्यूचुअल फंड एजेंट है, आप समझ लीजिए बाकी के हैं, एंड विच आर फाइंडिंग इट चैलेंजिंग एट दीज टाइम टू मैनेज पोर्ट। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वो सब चीजें कर रहे हैं। अब काफी बार क्या होता है कि जैसे म्यूचुअल फंड्स भी आपके डायरेक्ट हो रहे हैं, इसमें आपके बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, वो भी डायरेक्ट हो रहे हैं, काफी चीजें आ रही हैं। तो
तो यहाँ पे आपके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर को या वेल्थ मैनेजर को, एडवाइजर को, ब्रोकर को, एजेंट को, क्या आप एक गाइडेंस देना चाहेंगे, एक दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको आगे का नजरिया रखना चाहिए, किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, और ऐसा कोई नया प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म या कोई नई टेक्नोलॉजी है या कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है स्पेस में जिसके बारे में उनको जानना चाहिए जो वो नहीं जान रहे, तो एक आप उनको एक गाइडिंग लाइट दे दीजिए। मेरा ये मानना है कि ये स्पेस काफी ज्यादा डिजिटल हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तब भी मैं अगर सिस्टम देख रहा हूँ तो अभी भी जो इंडियन मेंटेलिटी है, इंडियन मेंटेलिटी में इंडियन इन्वेस्टर्स आर स्टिल नॉट सो इक्विप्ड कि वो चीजों को डायरेक्टली कर सके। उनको कोई ना कोई चाहिए व्यक्ति जो हैंड होल्डिंग कर सके, जो उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके, जो प्रोडक्ट के बारे में बता सके, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को बता सके। मेरे ख्याल से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, ये सारे लोग हैं, वो पूरे एथिक्स के साथ काम करें, एथिकली जो है लॉन्ग टर्म व्यू रखें कि कैसे उनके इन्वेस्टर्स उनके साथ इंटैक्ट लॉन्ग टर्म में रहे, उनको सही एडवाइस करें, उनको हर चीजों को ट्रांसपेरेंटली, हर प्रोडक्ट को जो भी आता है वो लेके जा रहे हैं, उसके ट्रांसपेरेंटली इफ्स एंड बट्स को बता सके, तो मेरे ख्याल से उनके लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस रहेंगे अपने इन्वेस्टर्स के साथ और वो भी अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच सर, जिस हिसाब से आपने हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया, मैं ये कह सकता हूँ कि थ्रू दिस पॉडकास्ट वी हैव बीन एबल टू लिव थ्रू नॉट ओनली व्हाट यू हैव डन एट SME segment at such, but also your whole mindset about looking things, approaching things and doing it. बेस्ट पॉइंट मुझे आपका जो एक लगा, जो हम कह सकते हैं, कहते हैं ना कि एनग्रेव इन गोल्ड, एंड जो मैं अपने ऑफिस में भी लगा सकता हूँ, ये था कि एवरी इन्वेस्टर, जो मैंने कभी नहीं सुना था फ्रैंकली, कि एवरी इन्वेस्टर शुड कैप हिज रिटर्न्स, एवरी इन्वेस्टर शुड कैप दिस रिटर्न्स, और लोग हमेशा बुक रिटर्न्स देखते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू हैव सेड, और वहीं पे होता है कि वो एक्सपेक्टेशन में ही डिली डैली करते हैं, कैप करिए, रिबैलेंस करिए, आगे बढ़िए, तो दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स ये है, नहीं तो अदरवाइज हम एक मिराज को ही इन्वेस्टर फॉलो करता है। थैंक यू सो मच सर। सो SME मार्केट के तो मैं सब फ्रेंड्स को कह सकता हूं, तो अगर आपको SME मार्केट्स में देखना है कि कौन ठाकुर जी रहे हैं, तो मिस्टर अजय ठाकुर ही यहाँ के ठाकुर जी रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर।